Assalamu alaikum, ninth class. Hope you will be fine. Today we are going to study the topic spreadsheet, chapter number 3, office automation, and topic number 3.2. इसमें हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ स्प्रेडशीट, क्या होता है, एक्सेल क्या होता है, कैसे काम करता है. ठीक है. स्प्रेडशीट एक्चुअली डेटा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, स्टोर करने के लिए और न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर कैलकुलेशंस करने के लिए हम शीट बनाते हैं जिसके अंदर न्यूमेरिकल डेटा पे कैलकुलेशंस होती हैं और उसको हम डेटा को इन्फॉर्मेशन के फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ करते हैं. ठीक है. स्प्रेडशीट जो है वो एक्चुअली आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, रोज़ एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन है. ठीक है. जिसमें कि कॉलम्स हैं, रोज़ हैं, जहाँ वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो वो बॉक्सेस बना रहे हैं. दोज आर कॉल्ड सेल्स. तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स जो हैं वो मल्टीपर्पज़ कैलकुलेटर्स हैं जिसमें हम 2+2 से लेकर ऑलमोस्ट हर तरह की कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस जो हैं वो कर सकते हैं. स्प्रेडशीट प्रोग्राम्स जो हैं उसमें यूज़र जो है वो डेटा को ऑर्गेनाइज भी कर रहा है, इवन उसके ग्राफ्स भी बना सकता है. ठीक है. न्यूमेरिक डेटा के और एक प्रोफेशनल लुक जो है वो रिपोर्ट को देता है. सबसे पहले ये देखते हैं कि हाउ टू ओपन द स्प्रेडशीट. आपके लैपटॉप में स्टार्ट प्रोग्राम में जो ऑप्शंस हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जाके आपने क्लिक करना है और उसमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ऑप्शन है. ये हम 2007 यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो 2010 भी इंस्टॉल कर सकते हैं. ठीक है. ये मैंने ऑलरेडी एक शीट ओपन की हुई है. ठीक. सबसे पहला टॉपिक है जी आइडेंटिफाइंग सेल्स. ये आपकी बुक का पेज नंबर 97 है. ठीक है. आइडेंटिफाइंग सेल क्या है? ये जो बॉक्सेस आपको इतने ढेर सारे नज़र आ रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, दीज आर कॉल्ड सेल्स. ठीक है. यहाँ पर रो और कॉलम इंटरसेक्ट कर रहे हैं. सेल्स जो हैं वो उनकी आइडेंटिफिकेशन ये है कि हर सेल का एक नेम होता है और वो जब हम किसी सेल पे क्लिक करते हैं तो वो नेम बॉक्स में उस सेल का नाम अपीयर भी हो रहा होता है. लाइक हमने यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, इसका कॉलम नंबर ई है और इसका रो नंबर 4 है. तो E4 जो सेल का एड्रेस है वो ये ऊपर नेम बॉक्स है. नेम बॉक्स में सेल का एड्रेस अपीयर हो रहा है, तो जिस भी सेल में हम क्लिक करेंगे उसका नेम ऊपर अपीयर हो रहा होगा. ठीक है. इसे सेल एड्रेस भी कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है जी एक्टिव सेल. क्या होता है? जिस सेल में हम काम कर रहे होते हैं वो करंट सेल या एक्टिव सेल कहलाता है और जो एक्टिव सेल है उसका बॉर्डर जो है वो हाईलाइटेड होता है ब्लैक से, यानी कि बॉर्डर उसका डार्क होता है. बाकी सेल्स आप देखें उनके बॉर्डर्स जो हैं वो डार्क नहीं है, लेकिन ये जो हम सेल जिस पे हम काम कर रहे हैं या जहाँ पे हम क्लिक करते हैं जिस सेल पे, वो सेल वो होता है जिसमें हमने डाटा एंटर करना होता है. तो वो सेल बॉर्डर उसका डार्क होता है, हाईलाइटेड समझ लेके होता है. ठीक है. अब जब हम इस सेल में डाटा एंटर करते हैं तो डाटा इस सेल में चला जाता है और एंटर का कीबोर्ड पर जब बटन प्रेस करेंगे तो वो डाटा इस सेल में एंटर होके नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट सेल जो है वो हाईलाइट हो जाएगा. ठीक है. एक्सेल की वर्कबुक क्या होती है? ये जो पेज हमने पूरा खोला हुआ है, ऊपर देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल. अभी हमने इसका नाम बुक 1 से सेव किया हुआ था. ठीक है. जब आप नया एक्सेल खोलते हैं तो यहाँ जहाँ ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ रहा है यहाँ पर बुक का नाम आ रहा होता है बुक 1, यानी वर्क बुक 1. ठीक है. तो आप चाहें तो उसका नाम चेंज कर सकते हैं. ठीक है. अभी क्योंकि मैंने उसको रीनेम किया हुआ था तो वो यहाँ पे अपेयर नहीं हो रहा. ठीक है. ये मैं आपको इधर दिखाती हूँ. ये ऑफिस के बटन में जाएं, ये आपको पहली ऑप्शन नज़र आ रही है बुक 1. तो बुक 1 के नाम से मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया हुआ है, इस वर्कबुक को सेव किया हुआ है. ठीक है. तो वर्कबुक क्या होता है कि वर्कबुक शीट्स का कॉम्बिनेशन है. एक वर्कबुक में डिफरेंट शीट्स होती हैं. लाइक ये शीट 1 है, शीट 2, ये बॉटम पे देखिए शीट 3, शीट 4. ये मैंने पहले से सारी एग्जांपल्स क्योंकि अरेंज की हुई हैं शीट्स में, तो ये आपको इसमें डाटा नज़र आ रहा है. उसके बाद है जी व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ स्प्रेडशीट. स्प्रेडशीट का साइज़ ही होता है कि एक स्प्रेडशीट में कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स हो सकते हैं, कितने नंबर ऑफ़ रोज़ हो सकते हैं. ठीक है. अब जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं ये आपको ABC ये सारे नज़र आ रहे हैं. तो एक शीट में 16,384 कॉलम्स हो सकते हैं और हर शीट में. ठीक है. बहुत ज़्यादा है ये. और इसमें एक शीट में जो रोज़ होती हैं वो 10,48,576 रोज़ होती हैं. ठीक है. ये आपकी बुक में सब मेंशन्ड है. अच्छा यही है कि आप बुक सामने रखें और फिर मेरे लेक्चर सुने तो वो ज़्यादा हेल्पफुल होगा. वर्क एरिया इज़ लाइक मूवेबल विंडो. ये सारा हमारा जो है ना ये वर्क एरिया, ये सेल्स आपको जितने नज़र आ रहे हैं दैट इज़
वर्क एरिया, ठीक है। और ये विंडो जो है वो मूवेबल है, यूज़र जो है वो साइडवेज में भी इसको व्यू कर सकते हैं, यानी कॉलम्स अगर ज़्यादा हो गए हैं तो हम यहाँ नीचे स्क्रॉल बार से, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार से इसको लेफ़्ट एंड राइट करके मूव करके देख सकते हैं। और इसी तरह से अगर रोज़ ज़्यादा हो गई हैं और विंडोज़ पे फिट नहीं आ रही तो हम ये जो वर्टिकल स्क्रॉल बार है इससे ऊपर और नीचे करके हम हिडन डेटा देख सकते हैं जो विंडो में फिट नहीं आया और उस वजह से वो बाहर है विंडो से, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और वर्टिकल स्क्रॉल बार के यूजेजेस हैं। उसके बाद फिल इन कॉलम्स एंड रोज़, कि रोज़ और कॉलम्स को फिल कैसे करना है। अभी ये जो हमारी शीट नंबर 1 है इसमें मैंने पहले से फिल करके रखे हैं, लेकिन मैं आपको दोबारा बताऊंगी। ऑटो फिलिंग का एक्सेल का एक बड़ा अच्छा जो है ना फंक्शन है एक्सेल में अवेलेबल। फॉर एग्जांपल मैं ये सारा डेटा 2 से लेकर 7 तक डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद यहाँ 1 लिखा हुआ है, इसके बाद मैं यहाँ लिखती हूँ 2 एंटर करने के बाद मैं इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अभी जो प्लस का साइन नंबर नज़र आपको आ रहा है वो डबल प्लस है, ठीक है। इसी माउस के पॉइंटर को जब मैं ये इस डॉट पर, ये जो आपको डॉट नज़र आ रहा है, इस डॉट पे जब माउस के पॉइंटर को लेके जाऊंगी तो वो प्लस का साइन बन जाएगा। और इस प्लस के साइन को जब मैं ड्रैग करके नीचे लेकर आऊँगी तो 7 तक मैं ला रही हूँ, तो ये देखें बाकी के नंबर्स खुद एंटर हो गए हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले 2 नंबर्स एंटर करें ताकि एक्सेल उस सीक्वेंस को देख ले कि जिस सीक्वेंस से आप नंबर्स डालना चाहते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ मैंने 15 एंटर किया, 17 एंटर किया। अगर मैं ये नंबर्स डिलीट कर दूँ तो 15 और 17 ऑलरेडी एंटर्ड हैं। मैं इन दोनों सेल्स को सिलेक्ट करूँगी और उसके बाद ये जो डॉट का साइन है इसके ऊपर अपने कर्सर को, पॉइंटर को लेकर आऊँगी और इसको क्लिक करके मैं ड्रैग करूँगी। और देखें जैसे जैसे ड्रैग हो रहा है प्लस के साइन के साथ नंबर चलते जा रहे हैं। मैं 25 तक इसको लेकर आती हूँ, यहाँ ला के मैंने इसे ड्रॉप करना है, ठीक है। क्लिक एंड होल्ड एंड देन रिलीज़, जहाँ पर आपने डाटा ख़त्म करना है वहाँ रिलीज़ करें, ठीक है। यानी पहले हमने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ प्लस के साइन पे क्लिक किया, अब आपने इसको होल्ड करके रखना है। उसके बाद आपने इसको ड्रैग करना है, ड्रैग करके जहाँ डाटा ख़त्म करना चाहते हैं वहाँ ले जाकर आपने माउस के लेफ़्ट क्लिक को रिलीज़ कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट है जी कि रिलेटिव सेल एड्रेसिंग क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव सेल एड्रेसिंग। ये जो पहले हमने पढ़ा था इसको फिलिंग सीरीज़ भी कहते हैं, ऑटो फिल फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद रिलेटिव सेल एड्रेसिंग, ये शीट नंबर 2 में मैंने ऑलरेडी आपके ये एग्जांपल है 3.67, ठीक है, एंटरिंग फार्मूला इन द वर्कशीट, इसमें रिलेटिव सेल एड्रेसिंग का बताया हुआ है। रिलेटिव सेल एड्रेसिंग मीन्स कि अगर हमने किसी सेल में कोई फार्मूला या फंक्शन लगा दिया है तो जब हम वहाँ से डेटा कॉपी करके दूसरे सेल में पेस्ट करेंगे तो क्या होगा कि उसके मुताबिक जो रोज़ और कॉलम्स बन रहे थे वो उनको कैलकुलेट करके आंसर निकालेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये सारा डेटा एंटर किया हुआ था, इनको मैं इसको 66 को डिलीट करती हूँ, ठीक है, और ये 128 को भी डिलीट कर देते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक करती हूँ, क्लिक आपने डबल क्लिक करना है ताकि आप सेल में फार्मूला एंटर कर सकें। और मैं यहाँ फार्मूला एंटर करती हूँ, इक्वल का साइन है B5 प्लस C5 प्लस D5, ठीक है। और ये करने के बाद इक्वल का साइन लाजमी आपको पता है फार्मूला से पहले लगाना होता है। 8th में वैसे आप ये सारा कोर्स पढ़ चुके हैं, लेकिन ये अब आपके प्रैक्टिकल वर्क में शामिल है 9th क्लास के, तो कुछ ना समझ आए तो आप 8th की बुक से भी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। एंटर का बटन प्रेस करें तो ये देखें 128 रिज़ल्ट आ गया है, ठीक है। अब ये जो रिज़ल्ट आया है, जब मैं इस रिज़ल्ट पे क्लिक करके इसको कॉपी करती हूँ, आप राइट क्लिक करके कॉपी से भी कर सकते हैं और Ctrl+C इज़ द शॉर्टकट की फॉर कॉपी। क्लिक चीज़ को सिलेक्ट करके, वैल्यू को सिलेक्ट करके आपने Ctrl+C करना है, कॉपी भी हो सकता है। अब कॉपी करके मैं इस ब्लैंक सेल के ऊपर राइट क्लिक करके जब इसको पेस्ट करती हूँ तो यहाँ पे मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 66। इट मीन्स कि क्या हुआ है, ऊपर B5, C5 और D5 की कैलकुलेशंस हो रही थी, तो जब मैंने 6th रो में कैलकुलेशन की है यानी E6 में कैलकुलेशन की है तो वो B6, C6 और D6 की कैलकुलेशन करेगा। इसी तरह से जब मैं यहाँ पेस्ट करूँगी, ये मैंने Ctrl+V से पेस्ट किया, तो वो
B7, C7 और D7 की, यानी रिलेटिव वैल्यूज़ को, रिलेटिव सेल्स की वैल्यूज़ को ऐड कर रहा है, ठीक है। पहले फार्मूला को देखते हुए, उसके बाद फार्मूला को जज करते हुए, बाकी ब्लैंक सेल्स में जब मैं इसी को पेस्ट कर रही हूँ तो वो उसके हवाले से जो सेल्स बनते हैं उनकी एडिशंस कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं ये जो सेल आपके पास है, इसके जो डॉट बना होता है उसको उस पर जब प्लस का साइन आता है तो वहाँ से जब मैं उसको ड्रैग करती हूँ तो नेक्स्ट लाइन में उसी फार्मूला के मुताबिक, यानी कि B8 के लिए आप इस पर क्लिक करें तो खुद ही फार्मूला नज़र आ जाएगा। 133 पे क्लिक कर रही हूँ, B8, C8 एंड D8, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड रिलेटिव सेल एड्रेसिंग, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आती है वो है एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग। क्या होती है? ये तो रिलेटिव सेल एड्रेसिंग थी। अब मैंने एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग की जो आपके बुक में एग्जांपल है 3.69, ये ऑलरेडी बनाई हुई है यहाँ पर। मैं अब आपको सिखाऊंगी कि हाउ टू मेक इट, ठीक है, इसी को एडिट करके, ठीक है। अच्छा, अब हुआ क्या है कि सबसे पहले ये आपने जो प्राइसेस लिखी हुई हैं, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इनमें से पहली वाली प्राइस को डिलीट कर देती हूँ और आंसर भी डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। हो क्या रहा है, यहाँ प्राइस पे मैंने एंटर करना है जी, इसकी प्राइस है ₹220 माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 7 के सॉफ्टवेयर की प्राइस है। लेकिन आप देखें कि इनके साथ रुपीज़ का भी साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो रुपीज़ का साइन लगाने के लिए यहाँ पर मैं क्या करती हूँ, 220 एंटर करती हूँ और एंटर करने के बाद आप इसको 220 पे क्लिक करें। अभी ये रुपीज़ के साथ खुद ही एंटर हो रहा है क्योंकि साइन हमने पहले से एंटर किया हुआ था, ठीक है। तो कैसे एंटर होगा साइन, कि आप ये नंबर का ऑप्शन है, होम टैब में नंबर का ग्रुप है, नंबर के ग्रुप में ये डॉलर साइन बना हुआ है, ठीक है। इसमें से हम करेंसी एंटर करते हैं, ठीक है। तो ये डॉलर साइन बना हुआ है, ठीक है। डॉलर साइन पे हम क्लिक करते हैं तो इसमें से हमने, आपका रुपीज़ है करेंसी साइन, ठीक है, तो आप इसमें से रुपीज़ को ले सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, ठीक है, और इसमें जब सिंबल्स पे आप क्लिक करेंगे तो इन सिंबल्स को स्क्रॉल डाउन करते जाएं, ठीक है। तो इसमें रुपीज़ की ऑप्शन है, आपको थोड़ा ज़्यादा स्क्रॉल करना पड़ेगा क्योंकि फ़िलहाल जो है वो थोड़ा नीचे है, ऑप्शन ज़्यादा है। हम इसमें से ढूंढ लेते हैं। ये यहाँ पे ऑप्शन है RS पंजाबी पाकिस्तान, RS सिंध पाकिस्तान, ठीक है, और साथ लिखा है RS उर्दू पाकिस्तान, ठीक है। इनमें से आप कोई ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करते हैं तो देखें ऊपर रुपीज़ आ गया, लेकिन देखें इसके साथ डॉट नहीं आया, ठीक है। तो हम इनमें से ये इसी तरह से इसमें RS तमिल की ऑप्शन है, ठीक है। RS तमिल पे क्लिक करेंगे तो ये ₹220 इसके साथ रुपीज़ खुद ब खुद अटैच हो जाएगा, ठीक है। अभी क्योंकि पहले से अटैच था, मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर हम यहाँ पर 220 एंटर करते हैं, ठीक है, ये ब्लैंक 220 एंटर हुआ है, तो इसके साथ आप यहाँ पे मोर अकाउंट नंबर वाले ग्रुप में जाके डॉलर के साइन के साथ एक छोटा सा एरो बना हुआ है, इस पर क्लिक करें, मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स, वहाँ से आप वही ऑप्शन जो पहले था वो सिलेक्ट कर सकते हैं, RS वाला। ये क्योंकि काफ़ी सारे फॉर्मेट होते हैं, ठीक है, तो इसमें थोड़ा ढूंढना पड़ता है, ठीक है। ये RS तमिल, ठीक है, क्लिक किया तो अब ये देखें इस 220 के साथ पहले RS नहीं लगा हुआ था, अब लग गया। तो इस तरह से हमने इन सारी वैल्यूज़ को एंटर करके इनके साथ RS लगाया है। और आपने ये वैल्यूज़ मैं माइनस कर डिलीट करती हूँ। मैंने इस वाले के साथ पहले से RS अटैच किया हुआ था, यूनिट अटैच किया हुआ था। अब मैं यहाँ पर जब इसको
कॉपी करती हूँ, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करती हूँ, पेस्ट करके 220 की बजाय मैंने यहाँ 350 रुपीज़ एंटर करने हैं, तो यहाँ मैं जब 350 एंटर करूँगी तो RS उसके साथ फिर भी अटैच आएगा, हालांकि मैंने डेटा डिलीट किया था क्योंकि इन सेल्स में हमने वही वाला फॉर्मेट कॉपी किया है। ठीक है, इसी तरह से 350 के बाद नेक्स्ट 24 रुपीज़ हैं, 24 रुपीज़ के बाद 75 रुपीज़ हैं। ठीक है, अब आ जाए जी यहाँ पे कि हमने फार्मूला कैसे पुट करना है। ठीक है, सेल टैक्स की जो परसेंटेज है वो 6% था और 6% 6 डिवाइडेड बाई 100 0.06 बनता है। ठीक है, C3 में हमने 0.06 लिख दिया है कि अब इस वैल्यू को हमने कैसे यूज़ करना है। ये टैक्स जहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है वहाँ पर आ जाए और मैंने यहाँ फार्मूला लगाना है। आप इधर डबल क्लिक करेंगे और फार्मूला लगाएंगे इक्वल का साइन C6 और जैसे जैसे मैं जो चीज़ लिखती जाती हूँ वो चीज़ हाईलाइट होती है। C6 लिखा है, C6 में 220 था, C6 हाईलाइट हो गया। ठीक है, C6 इनटू डॉलर का साइन $3 $3 मीन्स कि हमारा C3 में जो डाटा पड़ा होगा वो C6 वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। 220 के साथ रुपीज़ भी लिखा हुआ है तो वो रुपीज़ जो है उससे एरर आ सकता है, लेकिन क्योंकि हमने नंबर फॉर्मेट से रुपीज़ को उसके साथ अटैच कर दिया है, लेकिन जो एब्सोल्यूट सेल एड्रेसिंग है वो ये है कि सिर्फ वो 0.06 वैल्यू को 220 से मल्टीप्लाई करेगा, रुपीज़ की वजह से कोई एरर नहीं आएगा। ठीक है, और मैं एंटर प्रेस करती हूँ तो मेरे पास आंसर आ गया ₹13.20। अगर हम चाहें इसके साथ नंबर साइन, क्यों यहाँ पे भी मैंने नंबर साइन पहले का अटैच किया हुआ था इसलिए यहाँ नज़र आ रहा है। अगर हम चाहें नंबर साइन हटा दें तो आप यहीं से नंबर साइन को मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में जाके सिंबल्स में नन कर सकते हैं। ठीक है, आप नन कर देंगे तो ये रुपीज़ का साइन हट जाएगा। ठीक है, लगाना चाहेंगे तो लगा देंगे। उसके बाद अब ये तो मेरा डाटा हो गया था, आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ ये जो पॉइंट लगा हुआ है इस पर अपने प्लस के साइन पे जाऊँगी और ऑटो फिल करूँगी नीचे वाले ऑप्शंस को, तो बाकी के आंसर्स खुद ब खुद कैलकुलेट हुए हैं। इट मीन्स कि मैंने पहले वाले सेल में जो फार्मूला लगाया था वही फार्मूला बाकी सेल्स में कॉपी हुआ और उनके आंसर्स आ गए हैं। अब एक और ऑप्शन है जी पेस्ट स्पेशल क्या होता है। ठीक है, हम चलते हैं शीट नंबर 4 में। ठीक, शीट नंबर 4 में मैंने पहले से यही डाटा एंटर करके रखा है, यहाँ मैंने आपको पेस्ट स्पेशल बताना है। पेस्ट स्पेशल ये होता है कि आप फॉर्मेट कॉपी करना चाहते हैं, यानी जिस तरह की लुक है डाटा की वही लुक कॉपी करना चाहते हैं, आप सिर्फ फार्मूला कॉपी करके आंसर निकालना चाहते हैं, या आप सिर्फ वैल्यू कॉपी करना चाहते हैं। 3 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो कॉमनली यूज पेस्ट ऑप्शन है वो नॉर्मल पेस्ट होता है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने इस डाटा को क्लिक किया, Ctrl+C से इसे कॉपी किया और नीचे वाले सेल में मैंने इसको Ctrl+V से पेस्ट किया तो मेरे पास 21 आंसर आ रहा है, क्योंकि जो फार्मूला पहले वाले सेल में लगा हुआ था D6 में वही फार्मूला के मुताबिक जब मैंने नीचे पेस्ट किया तो उसके मुताबिक आंसर 350 के हिसाब से कैलकुलेट हो गया टैक्स। ठीक है, अब मैं इसे इसको हम डिलीट करते हैं। मैं आपको 3 किस्म के पेस्ट बता रही हूँ और ये वाला आंसर है, इसको मैं Ctrl+V से बोल्ड कर देती हूँ। ठीक है, करना क्या है, हमने इसको Ctrl+C से कॉपी किया और मैंने इसको बोल्ड किया हुआ है, बोल्ड भी किया, बल्कि हम इसको इटैलिक भी कर लेते हैं। ठीक है, बोल्ड एंड इटैलिक। Ctrl+C से मैंने इसको कॉपी किया और मैंने ये नीचे वाले 3 सेल सेलेक्ट किए। अब 3 किस्म के पेस्ट हैं ये, आप टॉप पे देखें ऑफिस बटन के नीचे पेस्ट का ऑप्शन है, इस पे एरो पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन है पेस्ट, सिर्फ पेस्ट किया तो वो एज इट जिस तरह ऊपर आंसर आया था नीचे वाले आंसर्स नीचे वाली प्राइसेस के हिसाब से आंसर्स कैलकुलेट हो गए, यानी नीचे वाली प्राइसेस पर टैक्स लग के फार्मूला कैलकुलेट हो के आंसर्स आ गए। ये तो था सिंपल पेस्ट। ठीक है, Ctrl+Z मैंने इस जगह को फिर खाली कर लिया। Ctrl+Z इज़ फॉर अनडू, पहले वाले काम को किए हुए को ख़त्म करना। अब यहाँ पर क्या करना है कि उधर ही पेस्ट के ऑप्शन में जाएं और आप सिर्फ वैल्यू पेस्ट करना चाहते हैं, पेस्ट वैल्यूज़। जब मैं पेस्ट वैल्यूज़ करूँगी तो 13.20 था। आप देखें फार्मूला के हिसाब से कैलकुलेशन नहीं हुई, बल्कि वो जो वैल्यू थी वही नीचे पेस्ट हो गई है एज इट। ठीक है, लेकिन वैल्यूज़ जो पेस्ट की हैं वो बोल्ड और इटैलिक नहीं है,
जो वैल्यू थी वो वैल्यू तो पेस्ट हुई है, लेकिन फॉर्मेट पेस्ट नहीं हुआ। फॉर्मेट मीन्स उसका स्टाइल पेस्ट नहीं हुआ कि किस स्टाइल में वो लिखा हुआ है। फिर मैं कंट्रोल जी करती हूँ, उसको खाली करती हूँ। तीसरी ऑप्शन है जी पेस्ट स्पेशल। ठीक है, मैं इसी में पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ। अब पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन में जब हम क्लिक करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। इनमें से मैं फॉर्मेट का ऑप्शन सेलेक्ट करती हूँ और ओके करती हूँ। तो अब फ़िलहाल ये सेल्स खाली हैं, लेकिन जब मैं इन सेल्स में कोई डाटा एंटर करूँगी तो वो डाटा बोल्ड भी होगा और इटैलिक भी होगा। तो पेस्ट स्पेशल में फार्मूला कॉपी होके आंसर्स कैलकुलेट नहीं हुए, बल्कि उन सेल्स की टाइप ऐसी बन गई है कि जब आप उसमें कुछ लिखेंगे तो जिस सेल से आपने कॉपी किया था उस स्टाइल यानी उस फॉर्मेट में डाटा एंटर होगा। ठीक है, तो दैट इज़ पेस्ट स्पेशल फॉर्मेट का। ठीक है, कि आप पेस्ट स्पेशल में फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मेट को पेस्ट करते हैं। तो दैट इज़ ऑल। ये अच्छा, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। ठीक है, यूज टू पेस्ट ऑल द इंफॉर्मेशन इन सिलेक्टेड रेंज विदाउट कॉपिंग एनी बॉर्डर इफ़ यूज्ड। फॉर एग्जांपल मैं इसके ऊपर बॉर्डर लगा देती हूँ। एक और ऑप्शन था इसी पेस्ट स्पेशल में, एक लास्ट वन, पेज नंबर 103 पे। ठीक है, तो इसके गिर्द मैं बॉर्डर लगा देती हूँ। यहाँ ऊपर एक बॉर्डर की ऑप्शन है, मैंने इसके ऊपर ये एक थिक बॉर्डर लगा दिया। ठीक है, अब मैं इसे कॉपी करती हूँ और इस डाटा को डिलीट करके यहाँ पर ये मैंने ब्लैंक सेल सेलेक्ट किया और अब मैं पेस्ट स्पेशल करना चाहती हूँ। पहले इसे कॉपी किया, ब्लैंक सेल सेलेक्ट किया, इसमें मैंने पेस्ट स्पेशल में गई और इसमें था ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स। ठीक है, तो सारा कुछ कॉपी होगा लेकिन बॉर्डर्स कॉपी नहीं होंगे। ठीक है, आंसर आया तो इस पे बॉर्डर है और इस पे बॉर्डर नहीं है, बाउंड्री जो होती है सेल की। ठीक है, ये आज का लेक्चर था। ठीक है, होप सो आपको पसंद भी आया होगा, समझ भी आया होगा। लेकिन फिर भी कोई क्यूरीज़ हैं आप कमेंट्स में कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा आप उससे